हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस को। मिसलेनियस क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस सेट रहेगा ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध परफॉर्म हिज फर्स्ट धर्मचक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला धर्मचक्र परिवर्तन से क्या मतलब है। पहला धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो ये दिया था सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है सारनाथ, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सारनाथ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्यास अर्थशास्त्र वॉज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शंस। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, ये एक पुस्तक है अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। और कौटिल्य का ये जो अर्थशास्त्र है ये कितने अधिकरणों में विभाजित था, तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अधिकरणों में विभाजित था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस में हम 25 क्वेश्चंस को कवर करते हैं और जब भी आप इन क्वेश्चंस को देखते हैं, इन वीडियोस को देखते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा आंसर बताने से पहले आप कॉपी में अपना आंसर मार्क कीजिएगा और देखिएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है, उसको आप एक बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजातशत्रु बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। तो देखिए फ्रेंड्स, अजातशत्रु जो है ये हर्यक डायनेस्टी से संबंधित था। किससे, हर्यक वंश से संबंधित था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है ये बिंबिसार का पुत्र था। किसका, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। याद रखिएगा, तो हर्यक वंश से संबंधित है अजातशत्रु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्यक डायनेस्टी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1932 AD। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, गोलमेज सम्मेलन जो है ये कितने हुए हैं, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 एक साल के बाद, और तीसरा हुआ है 1932 में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए कहाँ पर हैं, तो लंदन में हुए हैं। अब देखिए, गोलमेज सम्मेलन से संबंधित ना इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, गांधी जी ने पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन तीसरे में गांधी जी के द्वारा भाग नहीं लिया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन ही मैं आपको बताती हूँ। याद रखिएगा, पहले और दूसरे में गांधी जी ने भाग लिया था, तीसरे में भाग नहीं लिया गया था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया गया था। याद रखिएगा, तो 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये कौन सा था, तो ये था थर्ड, यानी कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये हुआ था 1905 में। 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन और उसके बाद जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। कौन सा, स्वदेशी मूवमेंट जो है
1905 में बंगाल के विभाजन के बाद जो है शुरू किया गया था और ये 1905 से 1911 तक चला था। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। किसको? मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैडम भीकाजी कामा है ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थी और इन्हें भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में इनकी अहम भूमिका के लिए जाना जाता है और इसी वजह से इनको भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। पूरा नाम क्या था? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा जो है इनका पूरा नाम था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्रीडेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती संस्था थी ये थी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1876 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि ये ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला मान्यता प्राप्त राष्ट्रवादी संगठन था। ये जो इंडियन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन था ये ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला मान्यता प्राप्त राष्ट्रवादी संगठन था। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द यूज ऑफ पेपर फर्स्ट स्टार्ट इन इंडिया? भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, कागज का जो आविष्कार है ये कहाँ पर हुआ है? तो चीन में जो है कागज का आविष्कार हुआ है और इसे 13वीं शताब्दी में जो अरब व्यापारी थे उनके द्वारा भारत में लाया गया था। कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में जो पेपर बेस्ड पहला कारखाना था ये कब स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला पेपर बेस्ड जो कारखाना था ना ये 1870 में स्थापित किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा। और भारत में जो पहली कागज मुद्रा है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो चार्ल्स कैनिंग के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चार्ल्स कैनिंग के द्वारा 1869 में भारत में पहली कागज मुद्रा जारी की गई थी। ये याद रखिएगा। और भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ? तो 13वीं शताब्दी से। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन द फॉरेन मिनिस्टर वॉज नोन एज? शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। तो देखिए फ्रेंड्स, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री के पद के रूप में कौन काम करता था? तो देखिए सुमंत जो है ये विदेश मंत्री की तरह काम करता था शिवाजी के शासनकाल में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सुमंत। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन रसिया एंड फिनलैंड कॉल्ड? रूस और फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, रूस और फिनलैंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे कहा जाता है मैनरहाइम लाइन। मैनरहाइम लाइन कहा जाता है रूस और फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को। मैजिनोट लाइन की बात करें तो मैजिनोट लाइन जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है मैजिनोट लाइन। बात करें हिंडनबर्ग लाइन की तो ये जो रेखा है हिंडनबर्ग रेखा, इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। और कब किया गया था? तो 1916 से 1917 के बीच जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका निर्माण क्यों करवाया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो जर्मन सेना थी, जर्मन सेना का जो पश्चिमी मोर्चा था उस पर एक मजबूत रक्षात्मक स्थिति स्थापित करने के लिए जो है इस रेखा का निर्माण करवाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मैनरहाइम लाइन जो है ये रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसे विपो के नाम से जाना जाता है, ये जो एजेंसी है या ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1967 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो कितने हैं? तो 193 जो हैं
इसके मेंबर कंट्री हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर जो है इसका जेनेवा में है। जेनेवा यानी कि स्विट्ज़रलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है हर साल। हेडक्वार्टर पूछा है तो हेडक्वार्टर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड, यानी कि जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए सपोर्टर ऑफ द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो देखिए फ्रेंड्स, चौधरी चरण सिंह जो हैं ये भारत में सहकारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं थे। इन्होंने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सोवियत शैली थी उसके आर्थिक विकास का भी इनके द्वारा विरोध किया गया था और इनका मानना था कि भारत में सहकारी जो फार्म है वो सफल नहीं हो सकते हैं और ये भारत में सहकारी कृषि के विरोधी थे, ये उसके समर्थक नहीं थे। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह जो है ये भारत में सहकारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेटेड? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। यहाँ पर 9 जो है ये मिस प्रिंट है, यहाँ पर होगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड? गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है इसे शुरू किया गया था 2006 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इकोलॉजी, भारत में फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामदेव मिश्रा को जो है भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निशांत बाग इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज? निशांत बाग निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो निशांत बाग जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है निशांत बाग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द साउथ वेस्टर्न कमांड ऑफ द एयरफोर्स? वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वायुसेना का जो दक्षिण पश्चिम कमांड है इसका मुख्यालय स्थित है गांधीनगर, गुजरात में स्थित है वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वोट काइंड ऑफ ए राइट इज द राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस? सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो सार्वजनिक पद का जो अधिकार है ये एक पॉलिटिकल राइट है, यानी कि राजनीतिक अधिकार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट इवन दो ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से किसी संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इनमें से ऐसा कौन है जिसे संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। और ये किस अनुच्छेद में ये प्रावधान दिया गया है? तो आर्टिकल 88 अनुच्छेद 88 में जो है ये प्रावधान दिए गए हैं कि भारत के महान्यायवादी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, हालांकि वह संसद का सदस्य नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कलर ऑफ धर्म चक्र सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ आवर नेशनल फ्लैग? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित जो धर्म चक्र है उसका रंग कैसा है? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र है इसका रंग है डार्क ब्लू। कैसा है? डार्क ब्लू कलर है। और इसमें कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गहरा नीला रंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी जोनल काउंसिल्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में कुल क्षेत्रीय परिषद हैं 5।
कितने अक्षेत्रीय परिषद है? कुल 5 अक्षेत्रीय परिषद है भारत में। और ये जो परिषद है इन्हें 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है इन्हें स्थापित किया गया था। और इन परिषदों का उद्देश्य क्या था? तो इन परिषदों का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग और समन्वय को स्थापित करना था। कौन कौन से जोनल काउंसिल्स हैं या कौन कौन से क्षेत्रीय परिषद हैं? तो देखिए, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सदर्न जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल और वेस्टर्न जोनल काउंसिल, और एक है सेंट्रल जोनल काउंसिल। तो ये 5 क्या हैं? अक्षेत्रीय परिषद हैं जो कि भारत में स्थित है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ विच प्रेसिडेंट ए सेकेंड राउंड ऑफ काउंटिंग हैड टू बी कंडक्टेड? किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए हैं जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वीवी गिरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द यूनियन लिस्ट? निम्नलिखित में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से टेलीफोन, पोस्ट और डिफेंस, यानी कि टेलीफोन, डाक और रक्षा, ये तीनों किसके विषय हैं? ये संघ सूची के विषय हैं। लेकिन पब्लिक हेल्थ यानी कि लोक स्वास्थ्य जो है ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ये राज्य सूची का विषय है। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का। 6 साल या फिर 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ये होता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेड दैट कांग्रेस इज ए बेगिंग बॉडी? किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो ये कथन या ये स्टेटमेंट किसका है कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो ये कहा था बिपिन चंद्र पाल ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? ऑप्शंस हैं अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।